नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हमने यह जाना था कि यूरोपी किस प्रकार से हमारे देश भारत में आए और सर्वप्रथम उसने गोवा को निशाना बनाया। गुजरात के शासक आदिल शाह से गोवा को जीतकर पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को दहेज स्वरूप दे दिया और एक तरफ दिल्ली में बादशाहों की अपनी आपसी रंजिश, अन्य राज्यों में उनके अन्य दावेदार जो कभी उपराज्यपाल और दीवान के पद पर रहे, वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने में लग चुके थे। अब एक नज़र हम पश्चिम बंगाल की तरफ डालते हैं। पश्चिम बंगाल उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था, क्योंकि इन पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिशों से की आवागमन का सबसे सुलभ और सबसे साधारण मार्ग ये समुद्र का बे ऑफ बंगाल, और उस समय बंगाल बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा इत्यादि को मिलाकर केवल बंगाल के नाम से जाना जाता था। और इस जगह पे उन्हें काफ़ी अच्छी बेशुमार दौलतें प्राप्त हो सकती थी, अतः उन्होंने अगला निशाना बंगाल को बनाया। और हमने पिछली वीडियो में ये भी जाना था कि किस प्रकार मुर्शिद कुली खान ने बंगाल राज्य में नवाब के पद पर आसीन हुए, और फिर उसके बाद उनके दामाद सुजाउद्दीन, तत्पश्चात सरफराज, और सरफराज को हराकर अली वर्दी खां नवाब के पद पर तैनात हुए। चूँकि इन्हें दीवान ही कहा जाता था, लेकिन ये खुद को नवाब मानते थे। और दूसरी तरफ ब्रिटिश और अन्य जैसे फ्रांसीसी यूरोपीय आपस में तालमेल ठीक न बैठने के कारण आपसी रंजिश में एक दूसरे से संघर्ष विराम जारी था। इन्हीं बीच अली वर्दी खां का पोता, चूँकि अली वर्दी खां का कोई पुत्र न था, केवल 3 पुत्रियां थी, जिनका विवाह उसने ढाका, पूर्णिया और पटना में किया था। पहली पुत्री से कोई संतान न थी, जिसे हम घसीटी बेगम के नाम से जानते हैं, और दूसरे जो कि पूर्णिया में सरफराज या सफदर गंज के नाम से हम जानते हैं। और तीसरा ये पुत्र हुआ जिसका नाम था सिराजू दौला। आज हम सिराजू दौला के बारे में मुख्य रूप से विस्तार में हम चर्चा करेंगे। आपने पिछले वीडियो में जाना कि किस प्रकार से सिराजू दौला को मुर्शिद कुली खान ने, अली वर्दी खां अपने जीवन काल में ही सिराजू दौला को नवाब घोषित कर चुका था। सिराजू दौला अपने शासनकाल में बहुत सी यातनाएं झेला। अब देखिए ना, अली वर्दी खां, इसकी 3 पुत्रियां थीं, लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा, जैसे किसी मान लीजिए आप आस पड़ोस देखते होंगे, अब एगो पुत्री के बेटा को अपने नात पोता मतलब और दूसरा के बेटवा को न दिया जाए तो उसको तो आखिर जहर जैसा लगबे करेगा। मान लीजिए आपके माँ 4 बहनें हैं, अगर आपको उचित अधिकार आपको नाना के द्वारा नहीं मिल पा रहा है तो आपकी माँ को भी तो बुरा लगता होगा। खाता है कि नहीं? गाँव पड़ोस में आप ऐसे आम बातें हो चुकी हैं, ऐसे आप देखते ही होंगे। ठीक उसी प्रकार घसीटी बेगम को यह बात जच नहीं पा रही थी कि सिराजू दौला नवाब बने, और सिराजू भी इस बात को भाप चुका था। इसीलिए उसने सबसे पहले सफदरगंज से पूर्णिया में जाकर उसे हराया, और सफदर जंग ने उन्हें इस बात की तसल्ली दी कि अपनी भूल की क्षमा मांगी और उसके प्रति विश्वास जागृत किया। और घसीटी बेगम को सिराजू दौला ने उसे मोती झील पैलेस में नज़रबंद रखा, क्योंकि उसे इस बात की आशंका थी कि घसीटी बेगम के पास अपार संपत्ति है, अतः वह अन्य दरबारियों का ध्यान अपने तरफ खींच सकती है। इसलिए उसने अपने मासी को नज़रबंद किया। अब इसी प्रकार सिराजू दौला के अन्य कई दुश्मन खड़े हुए हैं। हमने पिछले वीडियो में यह भी पढ़ा था कि मीर जाफ़र, जो कि उसका सगा संबंधी हुआ करता था, उसने अपने सेनापति में मीर जाफ़र की जगह मीर मदान को जगह दी। यह मीर मदान
उसके लिए उसका सबसे विश्वसनीय सेनापति साबित हुआ। 23 जून को उसकी शहादत हुई। यह हम प्लासी के युद्ध में आगे जानेंगे। दूसरे तरफ उसने हिंदू को भी जगह दी। हिंदू में जैसे मोहनलाल इत्यादि अन्य पदों पर हैं। उसी प्रकार उसके दरबार में और उसके राज्य में कुछ अन्य व्यापारी जिनके अपने आर्थिक लाभ न मिलने के कारण वे उससे खफा थे। जैसे उनमें से कुछ जैसे मणिक चंद्र, अमीन चंद्र, ऐसे ही कुछ व्यापारी जो सिराजुद्दौला को नवाब न देखना चाहते थे। इन्होंने मिलकर देशद्रोही का काम किया। और आपने कविता तिवारी नामक कवित्री का वह प्रसंग सुनाई होगा कि विभीषण भक्त हैं श्री राम के, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। हम लोग इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने इतिहास से कुछ सीखा नहीं। मेरे गुरुजी यही बात कहते हैं, क्योंकि इतिहास हमें काफ़ी बातें सिखला सकता है। आप कितना हूँ कोई भी अच्छा काम करे, लेकिन आप देशद्रोही हैं तो आपको उचित स्थान नहीं मिल पाएगा। और हर एक लंका में ऐसे ऐसे भेद करने वाले लोग जो कि देशद्रोही नामक संज्ञा दी जाती है। आज की वीडियो में हम प्लासी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और प्लासी का युद्ध का मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम एक नज़र उन देशद्रोहियों पर भी डाल लेते हैं जो उन्होंने इसमें, अब क्या कहा जाए इनके बारे में, तो बात करते हुए भी शर्मनाक महसूस होता है। यह हमारे देश के गौरव पर कलंक हैं। आज भी इनके नाम पर कोई अपने पुत्र का नाम नहीं रखना चाहता है। ऐसे ही हैं, इनके बारे में हम लोग जानकर भी क्या करेंगे। लेकिन आइए, ये जो मुख्य सबसे बकलोल, अब देहाती भाषा में ऐसे ही इनको संज्ञा दिया जा सकता है, मीर जाफ़र, जो कि खुद को नवाब के बनने के लालच में देशद्रोहियों में सर्वश्रेष्ठ नाम प्रथम स्थान पर हैं। दूसरी हुई खाला, खुद की ही बहन का पुत्र को इन्होंने मौत के घाट उतरवा दिया। तीसरा, कुछ व्यापारी जैसे मणिक चंद्र, अमीन चंद्र और ऐसे ही अन्य जिन्हें हम नाम लेकर अब अपने ही देश के गौरव गाथा को कलंकित नहीं करना चाहेंगे। और दूसरे तरफ थे सबसे प्रमुख ब्रिटिशर्स, जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं। अब इनका क्या कारण था? इनका मुख्य कारण ये था कि आपने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, ब्लैक होल की घटना हुई कि ब्रिटिश के आँख की किरकिरी बना सिराजुद्दौला। आखिर ऐसा क्यों? हमने पिछली वीडियो में भी यह जाना था कि सिराजुद्दौला को बिना किसी सूचना के किलाबंदी बनाना चाह रहे थे ये ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये कर्नाटक में आपसी संग्राम के बाद ये अपने किले को और मजबूत बना रहे थे। तो सिराजुद्दौला का ध्यान गया उसके तरफ, तो उन्होंने जानकारी लेने के लिए अपने किसी व्यक्ति को भेजा जानकारी लेने के लिए। तो उसने पता किया और बताया कि महाराज जी तो अपने देश के उसके लिए किला बनवा रहे हैं, इससे दीवार मजबूत कर रहे हैं। वो वहाँ का जो राजा विलियम जो हुआ करते थे, वहाँ के वो फोर्ट विलियम बना रहा था। तो फोर्ट विलियम की दीवार रोकने के लिए सिराजुद्दौला ने उन दोनों लोगों को आगाह किया। तो फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन
ये ब्रिटिशर्स जो थे वे इस बात की अवहेलना करने लगे क्योंकि वे सिराजुद्दौला को नवाब ना मानते थे और इसी के कारण सिराजुद्दौला ने 4 जून 1925 को एक छोटे से कमरे में इन अंग्रेज़ों को ठूसना चालू कर दिया और इस प्रकार 143 में से मात्र 23 बचे थे और अन्य यूरोपियों की मृत्यु हो गई। अतः इसलिए अंग्रेज़ खफा थे। इसे ही ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। और कासिम बाजार और अलीनगर को उसने मणिक चंद्र के हवाले कर मुर्शिदाबाद चला गया। और उसके बाद ब्रिटिश को जब पता चला तो रॉबर्ट क्लाइव नामक सेनापति और सिराजुद्दौला के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए पूरे नौसेना जहाज ले कोलकाता पर पहुंचा। उसने सबसे पहले अलीनगर में नवाब को हराकर उनतीस जून 1757 को अलीनगर की संधि की। फिर भी इससे अंग्रेज नाखुशी दिख रहे थे क्योंकि अभी भी उनके इस बात को दिल में खटकता रहा। एक दीवान के पद पर होते हुए हमारे इतने आदमियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अतः उन्हें षड्यंत्र का सहारा लिया। पहले रॉबर्ट क्लाइव क्या किया ना कि सबसे पहले उसने अपने दूत को भेजकर यह पता लगवाया कि देख पहले नवाब के राजतंत्र में दरबारियों में नवाब के दरबारियों में किसी ऐसे को पकड़ा जाए जो कि नवाब के खिलाफ हो। वे एक को भेजा और वहाँ अब दूतवा जब पता करके आया ना तो कह रही ये सर अरे वहाँ तो हम पूरा का पूरा नवाब के खिलाफ एकदम टिकल है। एगो तो पहले मीर जाफर मिल गया सबसे बकलोल, इसको रॉबर्ट क्लाइव लालच देकर अगला नवाब बनाने का ख्वाब दिखाया। दूसरे मणिक चंद्र, अमीन चंद्र, इन लोगों को भी खासी दिक्कत हो रहा था। अब परिणाम यही हुआ कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध छिड़ा। प्लासी वो नदिया जिला में भागीरथी के किनारे एक ऐसा जगह है जिसे हम प्लासी के नाम से जानते हैं। तो यद्यपि नवाब अभी कमज़ोर ना पड़ा था लेकिन उसके आपसी रंजिशों ने उसे कमज़ोर बना दिया था। अब देखिए 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का शासन इन्हीं धूर्तबाजों के कारण रहा। नवाब के सेना में घुड़सवार थे, अग्निअस्त्र था, सेना था, तोप था और बहुत ही अच्छा निशानेबाज थे। लेकिन दूसरे तरफ क्लाइव के पास बंदूकची थी और मात्र
क्लाइव के सेना में मात्र 3000 बंदूकची थे और दूसरी तरफ नवाब के सेना में 50,000 घुड़सवार और धनुधारी और अग्निअस्त्र के प्रयोग वाले थे। लेकिन फिर भी जीत क्लाइव की हुई।